हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शशिकांत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में हम बात करने वाले हैं ईसबगोल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ईसबगोल से जुड़ी हुई जानकारी हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर रखी हैं। ईसबगोल जो है, इसका सामान्य नाम जो है ईसबगोल के नाम से ही हम इसे जानते हैं। और वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वो होता है प्लांटेगो ओवेटा। प्लांटेगो जो ओवेटा है, इसके कुल की अगर बात की जाए तो प्लांटिजिनेसी कुल में आता है। और इसमें उपयोगी जो पादप भाग है वो होता है बीज और उसके ऊपर पाए जाने वाला भूसा। ये दोनों ही चीज़ जो हैं वो काम की होती हैं और साथ ही साथ ये औषधि के रूप में काम में आती हैं। ईसबगोल जो है वो मेडिसिनल अगर दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही उपयोगी पादप है और कब्ज और उससे जुड़े विकारों में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए हमारे लिए इसको पढ़ना भी अति आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके उत्पत्ति व वितरण की। ईसबगोल की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो ईसबगोल जो है वो दक्षिण और पश्चिम एशिया उत्पत्ति का पादप है। विशेषकर अगर हम देखें तो ईरान और उसके जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ का ये नेटिव प्लांट माना जाता है, क्योंकि लंबे समय से वहाँ पर इसकी कृषि की जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि जो ईरान है वो इसकी उत्पत्ति का केंद्र है। वर्तमान में लगभग हर जगह पर इसकी छोटे या बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत जो है वो विश्व का नंबर 1 उत्पादक और साथ ही साथ निर्यातक देश है। अमेरिका में इसकी खपत बहुत ज़्यादा है और भारत जो है अमेरिका को बड़े पैमाने पर ईसबगोल का निर्यात करता है। तो हमने देखा कि जो भारत है वो एक बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करता है। और भारत में भी अगर हम देखें स्टेट वाइज तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन स्टेटों में इसकी व्यापक मात्रा में खेती की जाती है। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति और वितरण के बाद में पादप के वानस्पतिक लक्षणों की। ईसबगोल के अगर हम वानस्पतिक लक्षणों को देखें तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पादप किस तरीके का होता है। पादप जो है एक शाकीय पादप होता है जिसमें तने का जो है स्पष्ट अभाव पाया जाता है। और पादप जो है वो मुख्यतः बना होता है पत्तियों का। और अगर हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियां जो होंगी इसकी सक्रिय होती हैं, रेखीय होती हैं, साथ ही साथ पत्तियां रोमिल परत युक्त होती हैं, पत्तियां रिबन के जैसी होती हैं और पादप का मुख्य भाग बनाती हैं। इन पत्तियों के बीच से जो है स्पाइक पुष्पक्रम निकलता है। और स्पाइक पुष्पक्रम की अगर आकृति की बात की जाए तो ये गोलाकार से अंडाकार आकृति का पुष्पक्रम पाया जाता है जिसमें पुष्प जो है वो लगे होते हैं। और जैसा कि आपको पूर्व में बताया है कि जो पादप है वो स्तंभ रहित होता है, वार्षिक शाक पादप है और लगभग पत्तियों पर रोम पाए जाते हैं। स्पाइक पुष्पक्रम से फल का विकास होता है और फल जो है इसमें लगता है कैप्सूल। और बीज जो होंगे फल के अंदर बनते ही हैं और बीज जो है नवाकार होते हैं, छोटे होते हैं और इन बीजों के ऊपर पाया जाता है भूसा। और ये बीज और भूसा ही बनाते हैं इसका उपयोगी भाग जो कि मेडिसिनल पर्पस से होता है जरूरी। पादप के वानस्पतिक लक्षणों के बाद में अब हम बात कर लेते हैं इसकी खेती की। अगर हम खेती देखें तो ईसबगोल की जो खेती है वो की जाती है मध्यम सिंचित क्षेत्र और ड्राई एरियाज में जब है इसकी खेती की जाती है। हालांकि समय समय पर सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ज़्यादा नमी और ठंडा मौसम भी जो है उपयुक्त नहीं रहता इसकी खेती के लिए। खेती करने के लिए सबसे पहले खेत को जो है वो तैयार किया जाता है। इसके लिए जोत लगा करके और प्लैंटर द्वारा समतल करके खेत को तैयार कर दिया जाता है और खेत में बीजों की छिड़काव विधि के द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं। और इन पौधों में समय समय पर, इस फसल में समय समय पर जो है निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ इस फसल में जो है कुछ रोग भी जो है लग जाते हैं, उनका भी निवारण जो है समय समय पर किया जाता है। जब फसल में निराई गुड़ाई कर दी जाती है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर हम उर्वरकों का भी विशेष ध्यान रखते हैं। इसके पश्चात जब फसल परिपक्व हो जाएगी
पुष्पन के दौरान भी जो है इसकी सिंचाई कर दी जाती है, और जब बीज बन जाते हैं तो उसको जड़ से पादप को काट लिया जाता है और थ्रेशिंग के द्वारा बीजों को जो है वो पृथक कर लिया जाता है, और जो है बीज भी इसके काम के हैं, और जो भूसा होता है वो अलग कर लिया जाता है, जो कि वो भी औषधीय महत्व का होता है। और बुवाई की अगर हम जैसे बात करें तो नवंबर दिसंबर के महीने में इसकी बुवाई आमतौर पर, अर्थात सर्दियों में इसकी बुवाई की जाती है, और 3 से 4 महीने बाद इसकी जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि बीज बन करके तैयार हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि उन्नत किस्मों की, कि कौन कौन सी किस्में ऐसी हैं जिनको लगा करके अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जवाहर ईसबगोल 4, गुजरात ईसबगोल 2, हरियाणा ईसबगोल 5, गुजरात ईसबगोल 1, निहारिका, ट्राम्बे सिलेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 10 तक स्पीसीज वो। तो ये सभी जो किस्में हैं वो ईसबगोल की उन्नत किस्में हैं, जिनसे हम ईसबगोल का अच्छी मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके उपयोगों की। उपयोगों में जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि जो इसके बीज और भूसा है वो रेचक का काम करते हैं, परगेटिव का काम करते हैं, और इसीलिए पाचन संबंधी जो विकार हैं उनमें इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। विशेषकर जो कब्ज और उससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनमें ईसबगोल की जो भूसी है वो काफ़ी लाभदायक रहती है। साथ ही साथ इसमें फाइबर भी होता है, सलिश्म भी होता है, इसलिए पाचन संबंधी विकारों में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। और चूँकि प्राकृतिक तौर पर यह इलाज है, इसलिए इसकी आदत भी नहीं पड़ती है। इसके अलावा हम देखें तो इसके जो बीज हैं वो डायूरेटिक किस्म के होते हैं, जो कि मूत्र तंत्र से संबंधित विकारों में जो है काम आते हैं। इसके अलावा ईसबगोल जो है जोड़ों के दर्द में काफ़ी लाभदायक रहता है, और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो अतिसार जो बीमारी है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ की दिक्कत रहती है वो इसका सेवन कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी ईसबगोल की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा जो है अन्य बीमारियों में भी, चाहे वो वेट लॉस में है तो ईसबगोल का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ईसबगोल जो है एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है और जिसको लेने के कोई नुकसान भी नहीं है। तो ये तो थे ईसबगोल के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात, और इसी के साथ आज की हमारी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसी अन्य मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। आपने इस क्लास में जो कुछ भी सीखा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलें। थैंक यू।